हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी को पता है 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3000 क्वेश्चन की श्रृंखला में इस टाइम पर 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं और 3000 क्वेश्चन की श्रृंखला अब जल्दी पूरी होने वाली। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं यहाँ पे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से करेंगे वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस, और साइंस में भी हम इस टाइम कवर करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि भौतिक विज्ञान। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज ऑटो हन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडिसन या रदरफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हन ने। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा फास्ट, जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर लें, क्लास जल्दी से कवर हो और आपका टाइम सेव हो। क्वेश्चन, संघनन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघनन क्या है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। ऊष्मा ऊर्जा को ठंडा ऊर्जा में परिवर्तित करना, या वाष्प का द्रव में परिवर्तन, या ठोस का परिवर्तन, या गैस का द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। देखिए, हमने आपको संघनन की प्रक्रिया बताया है। संघनन की प्रक्रिया ध्यान से समझ लीजिए। आप गैस जला दिए, एक बर्तन में भगोने में पानी रख दिए, पानी गर्म हुआ, गर्म होकर के ये वाष्प बन करके उड़ता है। वाष्प बन करके उड़ता है तो अगर आप यहाँ पर ढके नहीं होते तो वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है। लेकिन जब एक प्लेट वगैरह आप रखते हैं तो यहाँ पर वाष्प जम जाती है। वाष्प जमती है, उसके बाद ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद ये बूंदों के रूप में, यहाँ पर बूंदों के रूप में इस तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट कर जाती है। तो यही कहा जा रहा है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। जो ये वाष्प यहाँ पर है वो बाद में द्रव के रूप में गिर जाती है। जब भी आप कभी रोटी बना करके अगर तुरंत ढक देते हैं तो आप देखिए ऊपर की प्लेट भीग गई होती है, या फिर अब तो ये पतीले वगैरह में चावल नहीं बनाया जाता, डायरेक्टली कुकर में बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी वगैरह आप गर्म करते हैं तो ऊपर ढकेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा डेली लाइफ में। वैसे भी जितनी भी लड़कियां खाना बना रही सबको दिखेगा, बच्चों को भी दिखेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको हमने यहाँ पर क्लियर समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण या व्यतिकरण। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, प्रकाशीय तेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अपवर्तन। अपवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड जो अपवर्तन की प्रक्रिया हो रही है उस सिद्धांत पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हम ये बताते हैं, पहले देखिए परावर्तन तो भी बताएंगे, अपवर्तन भी बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, आपको बहुत ही क्लियर समझाएंगे। देखिए प्रकाश की किरण, अच्छा प्रकाश की किरण किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानिए। प्रकाश की किरण, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है क्योंकि थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ पर हल्का सा कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें दोनों स्टूडेंट, साइंस के होते हैं और आर्ट के, दोनों कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो पहले ये समझिए, प्रकाश की किरण वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से, एक समान पारदर्शी माध्यम से गति करता है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी में कई जब किरण रहेंगी तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एक साथ ढेर सारी ऐसे चलती हैं तो उसी में कुछ होती है समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और दूसरी होती कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो समांतर जो प्रकाश किरण पुंज होता है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समांतर होती है, ऐसे 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 चलती रहती है, उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। और जो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होती है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है, जिस प्रकाश किरण की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है, इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी। और इसी में होती है तीसरी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इसमें क्या होता है, एक बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु से फैलती हुई। अभिसारी में
आती हुई आती हैं, अपसारी में जाती हुई, इसे डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्जेंट हो रही है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। चलिए अब ये किरण आप समझ गए प्रकाश किरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमें जानना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से, प्रकाश की किरण जा रही है तो किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, जिस माध्यम से ये आ रही है फिर उसी माध्यम में कोई पृष्ठ है उससे टकराई और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 घटनाएं हो जाती हैं। 3 घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो एक तो होता है वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, यहाँ पर कुछ ऊर्जा ये जिस पर पड़ रही, पृष्ठ मतलब कोई वस्तु भी हो सकती है, तो इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण हो जाता है। फिर दूसरा होता है वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन, कुछ निकल जाती है। और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन हो जाता है, ये टकरा करके वापस चली जाती है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर आपसे अपवर्तन की बात करते हैं तो जो अपवर्तन होता है वो अलग कॉन्सेप्ट है, एकदम से अलग कॉन्सेप्ट है। उसे कहिए तो यहाँ बता दें, नहीं तो अलग, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना किस घटना की वजह से होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तालाब जो होता है जैसे थोड़ा सा ऊँचे ही दिखाई देता है, गहरा रहता है जितना उससे थोड़ा सा ऊँचा दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी घटनाएं किससे रिलेट करती हैं, प्रकाश के अपवर्तन से। जो तालाब की गहराई होती है उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी अपवर्तन की घटना है। क्लियर है। अपवर्तन एक लंबा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम आपको बताते हैं। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखिए जैसे एक समांगी माध्यम ये है, दूसरा ये है, तो एक माध्यम से जब ये दूसरे में प्रवेश करती है तो तिरछा प्रवेश करती है। ठीक है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। यानी कि ये अभिलंब हो गया, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, थोड़ी सी तिरछी ऐसे मुड़ जाती है, तो जो दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो पृष्ठ है उसी की तरफ ये मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरण चली, ये अभिलंब तो मैंने ऐसे बता दिया कि एक बताया जाता है डिटेल में। तो यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है तो ये जो दोनों पृष्ठों को, यानी कि इस माध्यम को अलग करने वाला ये पृष्ठ है उसी की तरफ ही मुड़ जाती है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आप लोग थक जाते होंगे डिटेल में जान करके, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था। मैंने यहाँ पर देखिए दोनों नाम इसलिए लिया, परावर्तन और अपवर्तन, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है परावर्तन और अपवर्तन को आप लोग एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें, जो दोनों के एग्जाम्पल हैं बहुत अलग हैं। और आपके एग्जाम में अपवर्तन से क्वेश्चन को पूछा जाता है, जितना भी आप लोग एग्जाम्पल देखते हैं वो सभी अपवर्तन से रिलेटेड। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीयहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, डल सा दिखता है। यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है या पारेषण है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, इसका कारण परावर्तन है। देखिए जैसे ये बालू यहाँ पर रखी गई है, बालू रखी गई है तो इस पर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी माध्यम में, और ये हमारी आँखों पर जब पड़ता है तो इसी प्रकाश की वजह से जब यहाँ से प्रकाश की किरण आई, और मैंने परावर्तन आपको बताया कि सेम उसी माध्यम में प्रकाश का लौट जाना, ये होता है परावर्तन। और जो अपवर्तन होता है, ये जो माध्यम दोनों को अलग करता है उसकी तरफ झुकी हुई प्रकाश की किरण होती है, वो अपवर्तन होता है। परावर्तन परावर्तित हो गई और लौट आई। जब यही लौटती है तो ये हमारी आँखों पर पड़ती है, और आँखों पर जब पड़ती है तो इसी प्रकाश की वजह से बालू हमको चमकीला दिखाई देता है। अच्छा, विज्ञान की भाषा में कोई चीज़ हमें कब दिखाई देती है? जब लाइट होती है। आप ये कहते हैं कि जब उजाला होता है, लाइट होती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ये जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, मान लेते हैं ग्लास रखा हुआ है, वैसे ग्लास का शेप नहीं है, ये प्लेट का शेप है। तो यहाँ पर प्लेट रखी हुई है, हमें प्लेट कैसे दिखाई देगी? जब लाइट होगी। तो लाइट होती है तब दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है,
जब लाइट है तो प्रकाश की किरण चलती है और ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये हमारी आँखों पर पड़ती है और इसी प्रकाश की वजह से ये हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है। और एक चीज़, कोई वस्तु किस कलर की दिखाई देती, इसके पीछे भी साइंस का ही लॉजिक है। जैसे कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही, कोई वस्तु पीली दिखाई दे रही, इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण, इसमें 7 रंग होते हैं, तो जो ये रिफ्लेक्ट करती है, रेड कलर इसने वापस किया तो रेड कलर हमारी आंखों पर पड़ता है, तो इसी वजह से ये वस्तु हमें रेड दिखाई देती है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए, कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है और कोई वस्तु किस कलर की दिखाई देती है, इसके पीछे भी प्रकाश के परावर्तन का ही नियम है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी सही होता, प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का जो रंग होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता, फैल जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पर छोटे छोटे धूल के कण हैं और बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, तो क्या होता है, प्रकाश सभी दिशाओं में ये असमान रूप से फैल जाता है। तो फिर इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश का सभी दिशाओं में फैल जाना, प्रसारित हो जाना। और आपको यहाँ पर बता दें, आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? क्योंकि बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। और यहीं पर आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए, जब बैगनी रंग के प्रकाश जो रंग है उसका प्रकाश ज़्यादा फैलता है, तो कौन सा ऐसा रंग है जिसका प्रकाश बहुत कम फैलता है, यानी कि उसके प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा लाल रंग का प्रकाश। क्लियर? बहुत बढ़िया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, हमारा उद्देश्य ये है। और आप ये ना देखिएगा एक क्वेश्चन के पीछे टाइम कितना लग रहा है, आपको ये समझना है एक क्लास करने के बाद आप में चेंजेस क्या है, आप में कॉन्सेप्ट कितना बना, आपने कितने क्वेश्चन तैयार किए, फ्यूचर के लिए ये कितना काम करने वाला है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये खूब पूछे जाते हैं। जब भी आप जीएस का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे सबसे टफ आपको साइंस का पोर्शन लगता है। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया या कैटरैक्ट? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मायोपिया। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, यह मायोपिया से पीड़ित होता है। देखिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में वैसे भी देखिए मैंने आपको बताया 2 दृष्टि दोष, जनरली ये समझिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। देखिए सिंपल सी है, जो दोष होता है जैसे निकट दृष्टि दोष, ध्यान से देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष ये जो लिखा गया निकट दृष्टि दोष यानी कि नज़दीक देखने में दोष है, ऐसा नहीं है। जब भी निकट दृष्टि दोष लिखा है तब ये समझिएगा निकट अच्छे से दिखाई दे रहा है, जस्ट अपोजिट दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या होता है, इस दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और एक इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा होना चाहिए आपको ये बताना है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का।
लेकिन एक चीज़ होता है कि कभी कभी आदमी भूल जाता है कि उत्तल लेंस किस में था, अवतल किस में था। अभी पढ़ने के टाइम पे तो याद रहता है कि बस हमें याद हो गया, लेकिन देखिए दूर दृष्टि दोष निकट लिखा है। निकट में हम कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, ठीक है। दूर में हम क्या प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। तो आपने दूर पढ़ा, दूर में ऊ की मात्रा ली हुई है, ऊ की मात्रा, तो ऊ से यहाँ पर जोड़िए उत्तल लेंस। क्लियर है? और निकट में जब उत्तल यहाँ हो गया तो एक अवतल हो ही जाएगा। जब दो ही चीज़ है, एक क्लियर हो गया तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। और नाम से वैसे भी पता चला दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि दूर हमें दृष्टि दोष उसमें दूर के साथ भले जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें वो दूर अच्छा दिख रहा है, नज़दीक अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता दें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर नहीं, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मीटर और सेंटीमीटर में। तो मानव नेत्र के सामने जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और इस पर 25 सेंटीमीटर पर रखी जब वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती तो ये समझना चाहिए कि आपके आंखों में दृष्टि दोष है। और ये दो प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं या तिर्यक होती हैं, कभी तिर्यक कभी लंबवत, या कभी तिर्यक कभी तिर्यक मतलब ऐसे तिरछे चलती हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है। अच्छा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होती है? अनुदैर्ध्य जो ऐसे सीधे चलती हैं, अनुप्रस्थ जो ऐसे समांतर चलती हैं जमीन के। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में होता है तो इस तरंग को हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न एवं विरलन होता है। यह तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। ये जानते रहिए, जितना मैंने आपको बता दिया वो फैक्ट आप जानते रहिएगा, क्योंकि आपको डिटेल बताने लगेंगे फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? पूछा जा रहा है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? अभी मैंने आपको बताया, एक प्रकीर्णन भी बताया था। ऑप्शन ए सही हो जाता है, बैगनी। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी है, पीला है, लाल है, नीला है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, बैगनी रंग का। अभी मैंने आपको बताया अभी, तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले ये जानिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पूरे 7 रंग होते हैं। जब भी आप एक प्रिज्म से प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो आप देखते हैं कि 7 रंगों का एक समूह दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम क्लियर बता रहे हैं, जैसे ये प्रिज्म है तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जा रही, प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती और इधर 7 रंगों में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रंग में विभाजित हो जाती है। तो इस रंग को हम एक उस पर सफ़ेद पर्दा होता है उस पर इकट्ठा करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी ऐसे दिखाई देता है। तो क्रम इन 7 रंगों का जो क्रम है, नीचे से बैगनी को हम कहेंगे वायलेट, फिर उसके बाद यहाँ पर जो नीला जामुनी होता है जिसे हम इंडिगो कहते हैं, फिर नीला ब्लू हो जाता है, हरा ग्रीन, पीला येलो और नारंगी ऑरेंज और रेड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में जो इंद्रधनुष में रंग होता है उससे हम कहते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वी से लिख देते हैं वायलेट, बैगनी हो गया। आई से इंडिगो जामुनी हो गया, ठीक है। बी से हो गया ब्लू हो गया, जी से हो गया ग्रीन हो गया, ठीक है। वाई से हो गया येलो, क्लियर। और फिर ओ से हो गया ऑरेंज नारंगी, आर से रेड, आप सभी जान रहे हैं। तो ये पूरा क्रम हो गया, विबग्योर हो गया। और इसमें
आपको बताएं कि जो बैंगनी रंग होता है उसका जो परावर्तन होता है, जो विक्षेपण होता है, सबसे अधिक होता है। और ये जो 7 रंगों की पट्टी यहाँ पर आपने पाई है उसे ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। तो यही पर्दे पर जो 7 रंगों का समूह आप पाते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो अभी मैंने आपको बताया है ये पूरा विबग्योर का, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये हो गया स्पेक्ट्रम। 7 रंगों का जो समूह हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णक्रम कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता देते हैं, और इस घटना को पूरा कहते हैं वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रिज्म में बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे कम होता है। जैसे नीचे जो है उसका विक्षेपण अधिक हुआ, ऊपर जैसे जाते जाएंगे विक्षेपण कम होता जाएगा। क्लियर है, नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर का जो क्रम है विबग्योर है, नीचे से ये चलेंगे विबग्योर वाला क्रम। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा प्रिज्म का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगर आप सभी को वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक शेयर और एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन है निम्नांकित में, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, पूछा जा रहा है रासायनिक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन होता कौन सा है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन, चलिए पहले विकल्प पर आ जाते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा तो फिर आगे डिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शन ए, भाप का पानी में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, अब यहाँ पर हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। पहले रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन एक शर्त है, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतया पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पहले के पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे लकड़ी के टुकड़े को आप जला देते हैं तो क्या मिलता है, राख मिलता है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आप ये बताइए, रासायनिक परिवर्तन मैंने कहा कि पुराना पदार्थ दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो क्या राख से हमें लकड़ी मिल सकती है, राख से लकड़ी मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। और जो इसके गुण होते हैं लकड़ी के गुणों से भिन्न होते हैं, तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर हम आएंगे भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, रूप इसका बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पानी का भाप में बदलना, पानी भाप में बदल गया, ठीक है, पानी ठोस में भी बदलेगा जो कि बर्फ है, रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, यानी कि बर्फ से भी आप जल प्राप्त कर सकते हैं, भाप से भी आप जल दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया। तो बर्फ से द्रव कैसे हम प्राप्त करेंगे, गर्म करके द्रव मिल जाएगा। फिर ये वाष्प से हमें द्रव कब मिलेगा, जब संघनन की प्रक्रिया होगी, बूंद के रूप में हमें पानी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती कंप्लीट। कर लेंगे एक बार जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन फटाफट से। और हाँ, हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करने होते हैं। तो जानना आपका ज़रूरी होता है कि क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है। क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हॉर्न ने। क्वेश्चन अगला है, संघनन क्या है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन बी सही होता है, संघनन। नेक्स्ट है, प्रकाशीय तेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए, परावर्तन के सिद्धांत पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीयहीन होता है। ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है क्यों। ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन हमारा सी सही होता है, मायोपिया। अगला है, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन ए, बैगनी रंग का। आपको मैंने पूरा स्पेक्ट्रम भी समझाया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? ऑप्शन बी, पानी का भाप में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है, साथ साथ में सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? दूसरा सवाल, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी, पीला, लाल या नीला? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चन के रिप्लाई करेंगे फटाफट से और डिटेल में बताएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ही क्लास को करते हैं कंप्लीट। आप लोग मॉर्निंग 6 बजे और दोपहर के 3 बजे क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। शाम की क्लास में नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। एक मिनट, इससे सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को भी दे देंगे, आप लोग जाकर के चैनल को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।